हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्वेश्चन में जितने भी दिए गए ऑप्शन है उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कंप्लीट तरीके से उसके बारे में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मतलब इनमें से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच, सेटलर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 एंड रेले कमीशन। तो इसमें हम सबसे पहले इन ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर लास्ट में आपको आंसर दूंगा। तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच जो है वो 1854 में लाया गया था और इसके जो हेड थे वो थे सर चार्ल्स वुड। सर चार्ल्स वुड इसके जो हेड थे। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे तो वो होते थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और वुड्स डिस्पैच में ये रिकमेंड किया गया था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं इंडिया के, उसमें जो है मातृभाषा में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, एंड जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें मातृभाषा एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में बात होनी चाहिए, एंड जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी होनी चाहिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है सेटलर कमीशन। सेटलर कमीशन जो है वो 1917 में आया था और इसके जो हेड थे वो थे माइकल सेटलर। और सेटलर कमीशन इसलिए आ गया था ताकि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए सेटलर कमीशन लाया गया था। और इसमें कहा गया था कि जो जितना भी टीचिंग स्टाफ है उसको फुलफिल किया जाए ताकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी को एक जो है फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बनाया जाए। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी साउथ एशिया रीजन की एंड इंडिया की ओल्डेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है और इसको ओपन किया गया था 24 जनवरी 1857 में इसको फाउंड किया गया था। उसके फाउंडर जो थे अलेक्जेंडर डफ थे इसके फाउंडर, और चार्ल्स वुड थे यही वाले वुड्स डिस्पैच वाले चार्ल्स वुड। एंड उस टाइम के राजा एक थे, उनका नाम था महेश्वर सिंह बहादुर, उधर के राजा थे। तो उन्होंने इसको फाउंड किया था इस कलकत्ता यूनिवर्सिटी को। और जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो जो भी गवर्नर होता है वेस्ट बंगाल का, वो इसके चांसलर होते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। ये जो एक्ट था ये लाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन जो कि उस टाइम के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड कर्जन, तो उन्होंने लाया गया था। और ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उसकी कंडीशन को सुधारा जा सके, तभी इस एक्ट को लाया गया था। आगे है रेले कमीशन। रेले कमीशन को भी लॉर्ड कर्जन ने लाया था। रेले कमीशन इसलिए लाया गया जो कि जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज थे इंडिया में, तो उसमें बीच में ऐसे प्रोपोगेंडा जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वो लॉर्ड कर्जन को लगता था कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तब इस कमीशन को लाया गया था ताकि चेक किया जा सके कि ऐसा प्रोपोगेंडा उन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि नहीं। और इसकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो 1902 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। और इसके जो हेड थे वो थे सर थॉमस रेले इसके जो हेड थे वो थे सर थॉमस रेले, और इनको अपॉइंट किया था लॉर्ड कर्जन ने, इनको अपॉइंट किया गया था। और जो थॉमस रेले की जो मेंबर था, मतलब जितने भी मेंबर थे उनमें से सिर्फ एक ही इंडियन मेंबर था जिसका नाम था सैयद हसन बेलग्रामी। इसमें ओनली द वन पर्सन हु इज़ फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर तो बताया नहीं। इसका आंसर है आपका वुड्स डिस्पैच। जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन है उसको वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है द स्पेशल कलकत्ता सेशन 1920 इन विच महात्मा गांधी मूव द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन एज प्रिसाइडेड बाय। मतलब कि जो 1920 में जो कलकत्ता का स्पेशल सेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का एक प्रस्ताव रखा था। उस टाइम जो इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो आपके पास ऑप्शन है CR दास, BC पॉल मतलब बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय एंड मोतीलाल नेहरू।
CR दास मतलब चित्तरंजन दास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, लाला लाजपत राय। मतलब 1920 का जो कलकत्ता का स्पेशल सेशन था INC का सेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही सेशंस होते हैं ये। तो उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। अब हम इस सब ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं CR दास के बारे में, कुछ हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। CR दास का जो फुल नेम था वो था चित्तरंजन दास, और इनको बोला जाता था देशबंधु भी इनको बोला जाता। देशबंधु मतलब कंट्री के जो फ्रेंड होते हैं, देशबंधु मतलब देश मतलब कंट्री, बंधु मतलब फ्रेंड। एंड इनका जो जन्म हुआ था वो होता 5 नवंबर 1870 को इनका डेट ऑफ बर्थ था। एंड ये जो है पॉलिटिकल गुरु भी हैं सुभाष चंद्र बोस के, ये पॉलिटिकल गुरु भी बोला जाता है इनको। इन्होंने ही आगे जाकर स्वराज पार्टी की फाउंड किया था। स्वराज पार्टी को फाउंड किया था 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी को फाउंड किया गया था, और ये इसके एक फाउंडर थे स्वराज पार्टी के, CR दास। स्वराज पार्टी को जो फाउंड किया गया था वो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू दोनों ने किया था। इन्होंने भी स्वराज पार्टी को फाउंड किया था, लेकिन स्वराज पार्टी ज़्यादा चली नहीं, वो 1935 में एबॉलिश हो गई, स्वराज पार्टी ख़त्म हो गई थी। अब बिपिन चंद्र पॉल के बारे में पढ़ते हैं। बिपिन चंद्र पॉल जो है वो लाल बाल पाल में से एक हैं, जो कि पाल में है, पाल का हुआ बिपिन चंद्र पॉल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, ये 3 में से एक थे ये। इनका जो जन्म हुआ था वो होता 7 नवंबर 1858 को इनका जन्मदिन हुआ था। इनको जो है फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थॉट्स इन इंडिया बोला जाता है। फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया बिपिन चंद्र पाल को बोला जाता है। नेक्स्ट लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी भी बोला जाता था, पंजाब द शेर भी बोला जाता था। ये जो इनको निकनेम दिए गए थे। इनका जन्म जो है 28 जनवरी 1865 को हुआ था, और ये एक फ्रीडम फाइटर थे, रेवोल्यूशनरी थे, एंड ये ऑथर भी थे। लाला लाजपत राय की जो है डेथ हुई थी वो 1928 को हुई थी, और इनकी डेथ हुई थी लाहौर में। लाहौर में ये साइमन कमीशन जब आया था तो उसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम अंग्रेज़ों ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके कारण ये बहुत घायल हो गए थे, एंड इनको बहुत सारी इंजरीज आ गई थी। इन्होंने जो है एक स्लोगन भी दिया था कि जो डिफीट एंड फेलियर है वो नेसेसरी होता है कई बार विक्ट्री के लिए। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के ही फादर थे, और ये वही थे जिन्होंने स्वराज पार्टी को फाउंड किया था 1 जनवरी 1923 को, किसके साथ, CR दास के साथ। और ये जो हैं INC के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। कब? INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं 1919 एंड 1920 के बीच में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ बॉम्बे ट्रिumvirate। मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे ट्रायम्विरेट का हिस्सा नहीं था। आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, KT तिलांग, फिरोज शाह मेहता एंड बहाउद्दीन तैयबजी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बॉम्बे ट्रिumvirate के जो पार्ट मतलब बॉम्बे ट्रिumvirate के पार्ट नहीं थे, ये तीनों इसके पार्ट थे। तो सबसे पहले इसमें हम दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी जो थे इनको बोला जाता है द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और इनको जो है अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को आप इग्नोर कीजिए, पूरा दिन ये मिस्त्री काम कर नहीं रहा था और इस टाइम भी काम कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दादा भाई नौरोजी जो हैं ये को फाउंडर भी हैं INC के, को फाउंडर INC के भी को फाउंडर हैं ये। INC वैसे फाउंड की गई थी, A.O. हिम ने इसको फाउंड किया था। और दादा भाई नौरोजी जो है INC के सेकंड प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी थे, सेकंड आपके दादा भाई नौरोजी थे, वो थे 1886 से 1887। दादा भाई नौरोजी जो हैं 3 टाइम्स INC के प्रेसिडेंट रहे हैं। एक तो 1886 से 87 तक, और दूसरा 1893 से 94 तक, एंड दूसरा 1906 से लेकर 1907 तक रहे थे।
दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया कहा गया था। वो इंडिया से पैसे ले जा रहे हैं और अपनी किंगडम को ऊंचा कर रहे हैं। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी सबसे पहले। इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे जिसमें से कि वॉइस ऑफ इंडिया है और एंग्लो को ये जो था वॉइस ऑफ इंडिया था, ये एक इंग्लिश पेपर था, ये एक और था एक इनका राष्ट्र को अवतार। इसका मतलब होता है द ट्रुथ टेलर। ये एक इंग्लिश में भी था एंड गुजराती में भी ये पेपर आता था। ये पेपर दोनों इसमें आता था और इस पेपर को लॉन्च किया गया था 1854 में। इसको लॉन्च किया गया था। एक था इनका पॉवर्टी ऑफ इंडिया 1876 में इसको लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है केटी तेलांग। आपने इनका नाम बहुत कम सुना होगा, मुझे लगता है केटी तेलांग हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गया एंड बरुद्दीन तैयब जी हो गया। तो केटी मेहता जो थे ये एक संस्कृत स्कॉलर्स थे एंड ये थे इंडियन जज थे। ये बॉम्बे हाई कोर्ट में ये एक इंडियन जज थे और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किस अंडर हाई कोर्ट एक्ट की गई थी। अंडर हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर इसकी स्थापना की गई थी। और आपने मुझे एक कमेंट में बताना है कि इंडिया में सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ पे स्थापित किया गया था। और केटी तेलांग जो है, इन्होंने जो भागवत गीता है उसको इंग्लिश में भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था, भागवत गीता को। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फिरोज शाह मेहता का जो जन्म था वो हुआ था 4 अगस्त 1845 को इनका जन्म हुआ था। और ये एक लॉयर थे, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट में ये एक लॉयर थे। फिरोज शाह मेहता जो हैं, ये जो म्यूनसिपल कमेटी जो है बॉम्बे की उसके ये कमिश्नर रह चुके हैं। ये म्यूनसिपल कमेटी के कमिश्नर वो रह चुके हैं, 1873 में रह चुके हैं। और ये 4 बार उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 4 टाइम म्यूनसिपल कमेटी ऑफ बॉम्बे के ये 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो रह चुके हैं 1884 में, 1885 में, 1905 एंड 1911 में ये रह चुके हैं। बॉम्बे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उसके बाद इनका एक स्टैचू लगा है जो कि फिरोज शाह मेहता का स्टैचू है। और ये 1890 में है जो है INC के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1890 वाले सेशन के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट है बरुद्दीन तैयब जी जो थे फर्स्ट INC के मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। INC के मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो थे 1887 से 1889 तक के बीच में ये रह चुके हैं। और ये उस 3rd INC के प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये INC के, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इन्होंने जो फाउंड किया गया था, एक कॉलेज को फाउंड किया गया था। इन्होंने एक कॉलेज फाउंड किया था जिसका नाम था अंजुमन ए इस्लाम। इस कॉलेज का इन्होंने फाउंड किया था, वो किया था 1874 में इन्होंने इस कॉलेज को फाउंड किया था। फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर इन बॉम्बे हाई कोर्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स टुगेदर एट द लखनऊ सेशन ऑफ 1960। एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि जो अंग्रेज़ों के आगे हाथ जोड़ के रहते थे, कि अंग्रेज़ों के आगे मतलब हाथ जोड़ के कि हमको आज़ादी दे दो। और जो मॉडरेट्स होते थे वो होते थे कि बहुत हुआ बात जोड़ना, अब सीधे ही इनको मतलब कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मार काट वाले बंदे होते थे। तो 1906 का जो सेशन हुआ था इसमें ये दोनों अलग हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट अपनी साइड चले गए थे एंड मॉडरेट्स अपनी साइड चले गए थे। लेकिन जो लखनऊ का 1916 का सेशन हुआ था इसमें इनको इकट्ठा कर दिया गया था। और क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने इकट्ठा किया था। आपके पास ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एंड महात्मा गांधी। तो इसमें से किसने इन दोनों को, मतलब गर्मपंथी और
पंथी को इकट्ठा किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने दोनों दलों को आपस में एक सेशन में बैठा दिया था। इसमें हम कुछ और ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। पूरा नहीं लिखूंगा मैं, शॉर्ट में लिखूंगा। ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मई 1866 को इनका जन्म हुआ था। एंड ये जो थे ये फाउंडर भी थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गाइस स्पेलिंग के लिए माफ़ करना, स्पेलिंग मैं कुछ लिख दूंगा बीच में, पर इसके लिए सॉरी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये मेंबर थे, जो पूना सार्वजनिक सभा थी उसके ये मेंबर भी थे। और इनका जो एक न्यूज़पेपर भी आता था जिसका नाम था द हितवाद। एंड इनका एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था सुधारक। ये इनके न्यूज़पेपर थे। अब सेकंड ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो लाल पाल एंड पाल में से एक थे। पाल से विपिन चंद्र पॉल हो गए, लाल से लाला लाजपत राय एंड बाल से बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जो रियल नेम था वो था केशव गंगाधर तिलक। केशव गंगाधर तिलक। और इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। 1856 को इनका जन्म हुआ था। और जो ब्रिटिशर थे वो इनको कहते थे द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट, ये इनको ब्रिटिशर बोला जाता, ब्रिटिशर इनको बोलते थे। इनको एक टाइटल मिला था लोकमान्य टाइटल। कई बार आपने इनका नाम भी देखा होगा, लोकमान्य गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य जो है इनको एक टाइटल दिया गया था। और जो गांधी जी थे, गांधी जी ने इनको बोला था द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इनका जो है एक फेमस स्लोगन था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मेरे पास होना चाहिए। ये इन्होंने एक स्लोगन दिया था। और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द आर्किटिक होम्स इन द वेदास। और इन्होंने जो आईएनसी को ज्वाइन किया था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 1819 में इन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया था। आगे देखते हैं। आगे है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वैसे तो इंडियन नहीं थी, ये यूके की रहने वाली थी, पर ये सोशलिस्ट थी। एंड ये जो लोगों के बारे में बहुत सोचती थी, मतलब इंडियन लोगों के बारे में, इंडियन के हो गए या साउथ अफ्रीका के हो गए, उनके बारे में बहुत सोचती थी। और ये होम रूल एक्टिविस्ट भी थी। एनी बेसेंट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को इनका जन्म हुआ था। और ये स्पीकर थी, नेशनल सेकुलर सोसाइटी के स्पीकर भी थी। एंड इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी जिसमें से कि एक है वाई आई एम सोशलिस्ट। वाई आई एम सोशलिस्ट। एक थी इनकी द लॉ ऑफ पॉपुलेशन। द लॉ ऑफ पॉपुलेशन ये लिखी गई थी इन्होंने 1877 में, इन्होंने लॉ ऑफ पॉपुलेशन लिखी थी। और जो वाई आई एम सोशलिस्ट लिखी थी, ये लिखी थी इन्होंने 1886 को लिखी थी, सॉरी 1877 को लिखा था, द लॉ ऑफ पॉपुलेशन। एंड एक और बुक थी इनकी जो थी द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन। पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन, ये इन्होंने लिखी थी 1874 में। नेक्स्ट पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के बारे में तो कौन नहीं जानता इंडिया में। ये जो है इनको राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनका जो इंडिया में सबसे पहले आए थे, मतलब साउथ अफ्रीका के बाद जब इंडिया में आए थे तब आए थे 9 जन 1916 को ये इंडिया में आए थे। 1916 नहीं, सॉरी 1915 में इंडिया में आए थे। और उस दिन को भारतीय प्रवासियों दिवस भी बोला जाता है, मतलब NRIs
डे। तो इंडिया में आने के बाद इनका सबसे पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि इन्होंने 1917 में किया था। उसके बाद इन्होंने किया था खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया। तो इंडिया में आके इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए। जब ये साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में गए थे। तो उधर जो है इनको एक रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया था। उस रेलवे स्टेशन का नाम था पीटरमैरिट्सबर्ग। उस रेलवे स्टेशन से इनको रेल से बाहर फेंक दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और इन्होंने वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी 1894 में, जिसका नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस। इन्होंने वहाँ पे एक संस्था बनाई थी। और इनकी एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन्होंने जो दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, दांडी यात्रा चली थी 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में चली थी। 1924 में चली थी दांडी यात्रा। इन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। एंड 1909 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था, उसका नाम था हिंद स्वराज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। मतलब 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की। इस क्वेश्चन में आपको बता दिया कि 1920 में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, मतलब 1920 में ये फाउंड की गई थी। तो इसमें बताना था आपके पहले जो थे इसके प्रेसिडेंट वो कौन थे। ऑप्शन है आपके पास पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला लाजपत राय, कुश्तर भाई लाल भाई एंड गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाला लाजपत राय। इसके जो है पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। हाँ, अब हम थोड़ा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। ये जो बनी थी 31 अक्टूबर 1920 को बनी थी। इसके पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे। और ये जो है इंडिया की ओल्डेस्ट यूनियन फेडरेशन थी। यूनियन फेडरेशन थी इंडिया की ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी। और ये इसको जो है लाया गया था जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया में, उसके अंडर इसको लाया गया था। पहले प्रेसिडेंट आपको बता दिया। इसके जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो थे VM पवार। इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। और इसके जो नाइन्थ प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और 10th प्रेसिडेंट थे आपके सुभाष चंद्र बोस इसके आपके 10th प्रेसिडेंट थे। 9th आपके जवाहरलाल नेहरू थे एंड 10th थे सुभाष चंद्र बोस। और आजकल जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं रामचंद्र कुमार इसके आजकल प्रेसिडेंट हैं। और इसके जो आजकल जनरल सेक्रेटरी हैं वो है अमरजीत कौर इसके आजकल जनरल सेक्रेटरी हैं। अब हम थोड़ा ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ था 1 अगस्त 1882 में इनका जन्म हुआ था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे और इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। आजकल जो इलाहाबाद का नाम बदल के रखा गया है प्रयागराज। तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। और ये वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कि जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम इन्होंने अपोज किया था कि इंडिया का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। और इनको जो है यूपी का गांधी भी बोला जाता है। यूपी मतलब गांधी ऑफ यूपी। पुरुषोत्तम दास टंडन को गांधी ऑफ यूपी बोला जाता है। एंड इनको भारत रत्न मिला है। 1961 में इनको भारत रत्न दिया गया था, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। 3 अवार्ड है ना इंडिया के, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया एंड पद्म भूषण हो गया। ये 3 आपके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। फर्स्ट में आता है भारत रत्न। तो भारत रत्न इनको दिया गया था 1961 में। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। ये मैंने आपको अभी बताया पिछले ऑप्शन में। आगे है कुश्तर भाई लाल भाई। ये नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा। कुश्तर भाई लाल भाई ये जो थे ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मतलब कि ये एक इंडस्ट्री में काम करने वाले थे। मतलब ये जैसे रतन टाटा है वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये। और इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर
1894 में। और ये को फाउंडर है अरविंद मिल्स के। अरविंद मिल्स आपने टेक्सटाइल की कंपनी सुनी होगी, उसके ये को फाउंडर हैं। और इन्होंने जो है अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के भी ये फाउंडर हैं, जो कि आज बन चुकी है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, उसके ये को फाउंडर हैं। और इन्होंने जो है IIM अहमदाबाद भी ओपन किया था। IIM अहमदाबाद इन्होंने ओपन किया हुआ है। और इनको जो है इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, जो कि है भारत विभूषण सॉरी पद्म विभूषण मिला है इनको 1969 में, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, 3rd है पद्म भूषण। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत भी एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। और ये जो थे फर्स्ट CM थे ये उत्तर प्रदेश के सबसे पहले CM थे ये। वो थे ये 1950 से लेकर 1954 के बीच में। उससे पहले ये सेकंड CM थे यूपी में। उस टाइम यूपी नहीं हुआ करता, उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। यूनाइटेड प्रोविंस के ये सेकंड CM थे, जो कि 1946 से 1950 तक थे। उसके बाद जो है ये ऑफिस एबॉलिश हो गया था। फिर उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हो गए थे। इनको भी जो है भारत रत्न मिल चुका है। इनको 1957 में भारत रत्न दिया गया है। और जो रामपुर का जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी इन्हीं के नाम पे है। गोविंद बल्लभ पंत इन्हीं के नाम पर रामपुर कॉलेज का भी नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द INC adopted a significant resolution against the use of Indian troops in China, मेसोपोटामिया एंड पर्शिया। मतलब कि जो चाइना, मेसोपोटामिया और पर्शिया में जो है इंडियन ट्रूप्स भेजे जाते थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस रेजोल्यूशन को पास किया गया था ताकि वहाँ के लिए इंडियन जवान ना भेजे जाए। तो उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन था? वो था 1920 कलकत्ता सेशन, मतलब कि उसमें जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, या 1923 न्यू दिल्ली सेशन, उस टाइम तो दिल्ली होगा था, न्यू दिल्ली नहीं था। और 1927 का मद्रास सेशन, 1931 का कराची सेशन। तो इसमें से कौन से सेशन में कहा गया था कि जो भारतीय जो सैनिक है वो चीन, मेसोपोटामिया और पर्शिया में ना भेजा जाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1927 मद्रास सेशन, इसका करेक्ट आंसर है। अब हम थोड़े सेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले है 1920 कलकत्ता सेशन। ये जो सेशन था ये एक स्पेशल सेशन था, INC वालों का एक स्पेशल सेशन था। ऐसे तो साल में एक ही बार होता, पर 1920 में जो सेशन थे वो 2 बार हुए थे। कलकत्ता में होता एंड दूसरी बार नागपुर में होता। जो कलकत्ता वाला सेशन था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय इसके 1920 सेशन के प्रेसिडेंट थे। और जो नागपुर में होता 1920 में सेशन, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे C. विजय राघवाचारी इसके नागपुर वाले सेशन के प्रेसिडेंट थे। और जो लाला लाजपत राय थे वो थे कलकत्ता सेशन के। कलकत्ता सेशन एक स्पेशल सेशन था। कलकत्ता सेशन में ही लास्ट क्वेश्चन में पीछे भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि उसमें बताया था कि गांधी जी ने किस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया था। वो यही सेशन था कलकत्ता सेशन का, जिसमें इन्होंने जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था वो पास किया गया था। और जो ये रेजोल्यूशन था ये क्यों पास किया गया था? ये इसलिए पास किया गया था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो जो खिलाफत मूवमेंट हो रहा था ना, ये इस पे ध्यान दे रहे थे। और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो ना ही उसके जो जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया, ना ही उन बंदों को ये कोई सज़ा दे रहे थे, ना ही उनको कुछ एक्शन ले रहे थे। उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था। और अब है 1923 दिल्ली सेशन। इसके जो प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम इसके प्रेसिडेंट थे। एंड ये जो सेशन था, इस सेशन में जो है
गांधी जी को लेकर बहुत सारी बातें हुई कि गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, जिसका रेजोल्यूशन 1920 में पास किया था, वो इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। और इन्होंने सस्पेंड क्यों किया था? जो कि चौरा चौरी एक कांड हुआ था 1922 में, ये हुआ था 4 Feb 1922 में। तो जो ये कांड हुआ था उसके बाद इन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है सस्पेंड कर दिया था। 12 फरवरी 1922 को इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। तो इसमें इस चीज़ को लेकर बातें हो रही थी कि ये हमको मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है 1927 मद्रास सेशन। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मुख्तार अहमद अंसारी इसके जो प्रेसिडेंट थे। और ये एक लैंडमार्क सेशन रहा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक लैंडमार्क सेशन था। क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि बॉयकॉट किया जाए, जो साइमन कमीशन इंडिया में आता है उसको बॉयकॉट किया जाए। और इसी सेशन में कहा गया था कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं जिनको कि चाइना, मेसोपोटामिया एंड पर्शिया में भेजा जाए, उनको ना भेजा जाए। और जो 1921 में भी एक सेशन हुआ था, उसमें जो INC ने एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें फॉरेन पॉलिसी का एक रेजोल्यूशन था। उसमें कहा गया था कि जो आप जो है इंडियन सैनिकों को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो है 1927 में इस जो रेजोल्यूशन को है इसको एबॉलिश कर दिया कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिससे के कारण कि आप ना चाइना, ना मेसोपोटामिया और ना पर्शिया में इंडियन सैनिकों को ले जा सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ थे वो तो इंडियन की बात तो सुनते नहीं थे, कहते तो वो अपनी थे। और 1927 के सेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम रखा था पूर्ण स्वराज। अब ये एक बहुत ही मेन वर्ड है, पूर्ण स्वराज मतलब कि पूरी तरह से आज़ादी। अब ना ही हमको कोई भी अंग्रेज, ना ही इनको अब वॉइसरॉय चाहिए, ना ही गवर्नर जनरल चाहिए। अब जो भी है सारी आज़ादी इंडियंस के हाथों में होनी चाहिए, इंडियंस अपना हक खुद लिया सके। तो ये इस सेशन में इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था और किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इलेक्शन पास हुआ था, ये हुआ था 1929 का जो INC का सेशन था, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने जो पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था वो पास कर दिया था। और जो है 26 जनवरी 1930 को जो है इन्होंने पब्लिक में ये डिमांड स्टार्ट कर दी। पूर्ण स्वराज की डिमांड पब्लिक में मतलब स्टार्ट कर दी, ताकि सारी पब्लिक को पता लग सके कि पूर्ण स्वराज क्या होता है। और जो आजकल हमारी रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, वो इसी दिन मनाते हैं, ताकि हम इस चीज़ को ना भूल सकें कि पूर्ण स्वराज का जो मांग की गई थी सबसे पहले वो 26 जनवरी 1930 को की गई थी, ताकि हम 26 जनवरी को ना भूलें। तब हमने जो है वो रिपब्लिक डे इस दिन रखा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले बन चुका था, लेकिन 26 जनवरी को उसको पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था। ये इसी कारण पूरे इंडिया में लागू हुआ था। और जो स्वराज वर्ड सबसे पहले 1906 वाले सेशन में बोला गया था। INC का जो 1906 का सेशन था, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने स्वराज वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उस टाइम स्वराज का पता नहीं था कि कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, मतलब क्या क्या हक इंडियंस के अंडर होने चाहिए। लेकिन जब पूर्ण स्वराज का वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, तब पता लगा कि पूर्ण स्वराज मतलब कि सारी जो है सत्ता इंडियंस के हाथों में, मतलब इंडियंस खुद अपने देश को चलाएंगे अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए। तब नेक्स्ट है 1931 कराची सेशन। जो कराची सेशन था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं मिस्टेक बहुत कर रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके जो प्रेसिडेंट थे। इस रेजोल्यूशन में जो है 2 चीज़ें अडॉप्ट की गई थी, एक तो फंडामेंटल राइट्स एंड दूसरा था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये 2 चीज़, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम मतलब कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, इन 2 चीज़ों को जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। फंडामेंटल राइट्स में कहा गया था, इसमें कहा गया था कि फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस फॉर एवरीवन, इक्वल एजुकेशन टू एवरी पीपल्स, लाइक ना ही कोई जाति भेदभाव होगा, ना ही देखा जाए कि लड़का है कि लड़की है, सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। एंड राइट टू असेंबल
फ्री कंपलसरी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। और जो 1931 का कराची सेशन था उसके जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोविजंस थे, सोशियो इकोनॉमिक प्रोविजन थे मतलब कि सामाजिक और आर्थिक जो प्रावधान थे वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो इंडिया की, उन्होंने यहाँ से अडॉप्ट किया है। डीपीएसपी को, डीपीएसपी जो है यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। सोशियो इकोनॉमिक्स के जो भी प्रावधान है वो कराची वाले सेशन से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिशर ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन दिल्ली। मतलब कि किस ब्रिटिशर अधिकारी ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाया। आपके पास ऑप्शन है कॉलिन चैम्पेल, निकोलसन एंड हडसन, मेजर विलियम टेलर एंड कर्नल नील। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है नील्सन एंड हडसन। इन दोनों ने जो है दिल्ली का जो रिवोल्ट था वो सुप्रेस किया था। 1857 के रिवोल्ट के बारे में कुछ देखते हैं। 1857 के रिवोल्ट के टाइम जो थे गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये रिवोल्ट हुआ था। और इस रिवोल्ट के बहुत सारे कॉज थे, जैसे कि मिलिट्री कॉज हो गया, पॉलिटिकल कॉज हो गए, मतलब काफ़ी सारे कॉज थे जिससे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। जो कि इमीडिएट कॉज हुआ 1857 के रिवोल्ट का वो था कि उस टाइम जो इनके राइफ़ल आती थी उसके जो कार्टिलर होते थे राइफल्स के वो मांस से बने होते थे, मतलब गाय और सुअर के मांस से बने होते थे। तो जिसके कारण कि एक इमीडिएट कॉज हुआ। और जो मंगल पांडे थे बैरकपुर में, मंगल पांडे, उन्होंने बैरकपुर में सबसे पहली गोली चलाई थी 1857 की। और गोली चलाई थी एक ब्रिटिशर ऑफिसर पे, उन्होंने गोली चला दी थी। फिर जो है उसके बाद मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को इनको जो है फांसी दे दी गई थी। फिर उसके बाद ये जो है ये विद्रोह जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो उसके बाद ये मेरठ पहुंच गया। मेरठ पहुंचा ये 10 मई 1857 को मेरठ में पहुंचा ये। तो मेरठ में जो है इस विद्रोह को बोला गया सिपाही म्यूटिनी। यहाँ की 700 से ज़्यादा सिपाही थे, जो इंडियन सिपाही थे, उन्होंने हथियार उठाने से मना कर दिया कि हम अब अंग्रेज़ों के लिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने हथियार रख दिए मतलब। और जो 1857 का जो ये रिपोर्ट हुआ था उसका जो लास्ट में रिज़ल्ट क्या निकला, इसमें रिज़ल्ट ऐसा निकला कि जो मुग़ल एम्पायर था दिल्ली में वो ख़त्म हो गया। इसके बाद सीधा ही कंपनी का जो कंपनी होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद सीधा ही क्राउन के पास रूल चल गया, मतलब ब्रिटिशर के जो राजा रानी होते थे उनके पास ये सारा रूल चल गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो दिल्ली में जो ये रिवोल्ट हुआ, दिल्ली, एक सेकेंड रुकना, दिल्ली में जो ये रिवोल्ट हुआ था ये हुआ था बहादुर शाह 2 के अंडर। बहादुर शाह 2 इन्होंने दिल्ली में रिवोल्ट किया था। और इनके अपोजिट में थे जॉन निकोलसन थे इनके अपोजिट में, एंड हडसन। उसके बाद लखनऊ में थे बेगम हज़रत महल और उनके अपोजिट में थे हेनरी लॉरेंस इनके अपोजिट में थे। और कानपुर में थे नाना साहेब इनके अपोजिट में थे कॉलिन चैम्पेल। और झांसी की रानी जो कि लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई के अपोजिट में थे ह्यूज रॉस। एंड तांते टोपे थे आपके ग्वालियर से, उनके अपोजिट में भी ह्यूज रॉस थे। एंड बरेली से थे खान बहादुर खान जो है बरेली से लड़े थे, उनके अपोजिट में भी कॉलिन चैम्पेल थे। एंड अहमदाबाद एंड बिहार में थे, अहमदाबाद में थे आपके मौलवी लियाकत अली। एंड बिहार से थे कुंवर सिंह आपके बिहार से लड़े थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके अपोजिट, मतलब उसके अपोजिट में कौन थे ब्रिटिशर, वो थे ह्यूज रॉस। इन्होंने जो है झांसी की रानी को का रिवोल्ट जो है सप्रेस किया था। एंड तांते टोपे को भी इन्होंने सप्रेस किया था। और ह्यूज रॉस ने जो कहा था कि 1857 का जो भी विद्रोह हुआ उसकी सबसे जो खतरनाक
एक विद्रोही थी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने, ये ह्यूज रॉस ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ब्रिटिशर ऑफिसर सुप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन ग्वालियर। मतलब कि ग्वालियर में कौन से ब्रिटिशर ने इस विद्रोह को दबाया था। अभी मैंने पीछे बताया, ग्वालियर में लड़े थे आपके तांत्या टोपे और उनके अपोजिट में थे ह्यूज रॉस। ये आपने याद रखना है कौन कहाँ से लड़ा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, उनके अपोजिट में भी ह्यूज रॉस थे। झांसी की रानी जो थी ये झांसी से लड़ी थी, लेकिन ये बाद में भागकर ग्वालियर चली गई थी। ग्वालियर में जब तांते टोपे थे तो तांते टोपे जी ने फोर्ट ऑफ ग्वालियर वो जो है अपने अंडर कर लिया था। फिर ह्यूज रॉस ने इनको वहाँ पे हराया था और फिर ह्यूज रॉस ने इनको कैप्चर किया। फिर इनको जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी तांते टोपे को। तो इसमें ऑप्शन है निकलसन हडसन, ये तो दिल्ली में था। कॉलिन चैम्पबेल, ये था आपका कानपुर एंड बरेली। कानपुर में थे आपके नाना साहब एंड बरेली में थे खान बहादुर खान। ह्यूज रॉस थे आपके झांसी एंड ग्वालियर, इनके अपोजिट में थे तांत्या टोपे एंड झांसी की रानी। नेक्स्ट है मेजर विलियम टेलर जो थे ये बिहार में थे उस टाइम। कुंवर सिंह इन्होंने बिहार के रिवोल्ट को सप्रेस किया था। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ग्वालियर के रिवोल्ट किसने सप्रेस किया। वो किया था जनरल ह्यूज रॉस ने। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ये बहुत मेन चीज़ होती है, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लाइव्स ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपका इट गिव राइज टू इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिशर एंड नवाब। सेकेंड है आपका इट लेड टू एंग्लो मराठा क्लैश। थर्ड ऑप्शन है आपका सेपरेट पावर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली। सेकेंड ऑप्शन है 2 and 3 ओनली। थर्ड ऑप्शन है 3 ओनली। डी है 1 2 3, मतलब ऑल ऑफ अबव। इसमें सबसे पहले ऑप्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इट गिव राइज टू इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिशर एंड नवाब। आपने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में तो सुना होगा। बैटल ऑफ बक्सर, इसमें जो थे ब्रिटिशर साइड से थे वो थे मेजर मुनरो हेक्टर एंड दूसरे इंडियन की साइड से थे वो थे मीर कासिम एंड सिराजुद्दौला। मीर कासिम जो थे बंगाल के थे एंड सिराजुद्दौला थे वो अवध के नवाब थे। एंड दिल्ली में से लड़े थे, वो लड़े थे शाह आलम टू। बैटल ऑफ बक्सर को ही बोला जाता है कि जिसके कारण कि इंडिया में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इसमें इन्होंने तीनों को हरा दिया था। एक तो बंगाल को हरा दिया था, दूसरा अवध को हरा दिया था, तीसरा दिल्ली के सुल्तान को भी हरा दिया गया था। शाह आलम टू जो थे वो थे मुगल के लास्ट एम्परर। अपने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में तो सुना होगा। बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी वो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी और ये हुई थी आपकी मेजर मुनर हेक्टर के साथ साथ। मेजर मुनर हेक्टर थे ब्रिटिशर साइड से एंड जो इंडियन वाली साइड से थे उसमें थे बंगाल से थे मीर कासिम थे बंगाल से, सिराजुद्दौला थे अवध से एंड शाह आलम टू थे जो कि थे मुग़ल एम्परर थे जो कि दिल्ली में थे, दिल्ली के थे मतलब। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि जो मेजर मुनरो हेक्टर है वो जीत जाते हैं इस लड़ाई को और इसमें जो है बंगाल, अवध एंड दिल्ली के जो मुग़ल एम्परर था वो तीनों हार जाते हैं। और इसी बैटल के बाद जो है इंडिया में ब्रिटिशर का रूल स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद जो हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, वो हुई थी 16 अगस्त 1765 को हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें जो कहा गया इसी ट्रीटी के बाद जो है ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन में होता था एक तो दीवानी राइट्स आ गए थे उनके पास एंड दूसरा था निज़ामत राइट्स आ गए थे। दीवानी राइट होते थे कि जो भी रेवेन्यू वगैरह होता था वो सारे खुद ब्रिटिशर ले जाते थे एंड जो निज़ामत मतलब कि जो भी एरिया था वो सारा एरिया तो वो इंडियन को दे देते थे, इंडियन राजा या नवाब को देते थे। पर जो भी वहाँ से पैसा या रेवेन्यू कुछ जनरेट होता था वो सारा खुद ले जाते थे, जिसके कारण कि
इंडियंस की हालत खस्ता हो गई थी। ये वो दो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन के इसके फार्मूलाज थे, रॉबर्ट क्लाइव के ड्यूल सेशन के। तो जो इन्होंने जो निज़ामत का जो फंक्शन होता था उसमें इन्होंने जो ये वाला एरिया होता था ये नवाब को दिया होता था, और नवाब को ये कुछ पैसे अदा करते थे, मतलब बिल्कुल ही मिनिमम अमाउंट नवाब को देते थे और उसका ज़्यादा हिस्सा ये खुद ले जाते थे। लेकिन उन्होंने नवाब के साथ अपनी बना के रखी हुई थी, मतलब नवाब को ये खुश रखते थे। तो इसमें से तो पहला क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया कि भी कॉन्फ्लिक्ट, इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिशर एंड नवाब, वो तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि इन्होंने नवाब को भी खुश करके रखा हुआ था। सेकंड ऑप्शन है आपके पास एंग्लो मराठा क्लैश। देखिए एंग्लो मराठा क्लैश तो इसके जो कॉज तो थे नहीं इनकी, लेकिन जो एंग्लो मराठा हुई थी वो हुई थी 1775 एंड 1782 को फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, और वो भी जो इस ड्यूल सेशन के वजह से नहीं हुई थी। तो एंग्लो मराठा वॉर एक अलग मतलब इंडियंस की लड़ाई थी। इट सेपरेट पावर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बिल्कुल सही बात है। इट सेपरेट पावर, इन्होंने पावर भी सेपरेट कर दी, अलग अलग कर दी, मतलब कि दीवानी राइट्स हो गए अलग एंड निजामत राइट्स अलग, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर दी अलग अलग। जो दीवानी राइट्स रखते थे खुद को रखते थे, निजामत राइट इंडियंस को दे दिया था। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, इसका सिर्फ ऑप्शन सी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आटो कमेटी। आटो कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। द कमेटी वाज सेटअप ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड इरविन, मतलब कि ये कमेटी उस टाइम सेटअप मतलब स्थापना की गई थी जब लॉर्ड इरविन का शासनकाल चला था। इट वाज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द एंग्लो एशियन ओपियम ट्रेड, मतलब जो एंग्लो एशियाई अफीम का जो व्यापार होता था ये उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाया गया था। देखिए ये जो हाटोक कमेटी है ये कमेटी लाई गई थी 1929 में लाई गई थी ये, और जो लॉर्ड इरविन थे ये इंडिया के जो गवर्नर जनरल वाइस रहे थे ये 1926 से लेकर 1931 के बीच में थे। तो ये आंसर तो बिल्कुल करेक्ट हो गया कि ये इनके रेन में लाई गई थी ये कमेटी। सेकंड है इट वाज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द एंग्लो एशियन ओपियम। जो एंग्लो एशियन ओपियम ट्रेड के लिए जो कमेटी लाई गई थी वो थी रॉयल कमेटी थी वो, और वो कमेटी लाई गई थी 1893 में, और 1895 का उसका सबमिशन कर दिया गया था। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगी, जबकि ये आई 1929 में थी, और ये जो अफीम की ट्रेड की जो इन्वेस्टिगेशन की कमेटी थी वो थी रॉयल कमेटी जो कि 1893 में थी। तो इसमें आपका एक ही ऑप्शन बनता है, वो है ओनली वन। अब हाटोक कमेटी के बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हाटोक कमेटी जो थी ये लाई गई थी, ये इंडियन एजुकेशन के लिए लाई गई थी, मतलब इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए कमेटी लाई गई थी हाटोक कमेटी। एंड जो ये रॉयल कमेटी थी, रॉयल कमेटी में कहा गया था कि जी ओपीएम की जो सेल है वो पब्लिक में ठीक है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में सेल होनी चाहिए, मतलब सेल के लिए लीगल, मतलब बेचने का लीगल, मतलब इलीगल नहीं थी बेचना, पर उसमें थोड़े से इन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि आप इस तरह से बेच सकते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था। आज हमने 10 क्वेश्चन किए, लेकिन 10 क्वेश्चन के अलावा हमने बहुत सारे अंदर की नॉलेज ली, सारे ऑप्शन के बारे में पढ़ा। तो आज का लेक्चर इतना था गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।